गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। उसमें मैंने आपको बोला था कि पेज नंबर 121 पर लिस्ट ऑफ पार्टीज दे रखी है जिन्होंने इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए थे इन द ईयर 2009 एंड 2014। ओके, आई होप आपने देख लिए हों और आपने स्टडी कर लिए हों। ओके, आज हम इसका थोड़ा फर्दर पढ़ेंगे। ये जो पार्टीज थी उनमें जो सीट्स जीती गई थी ये लोकसभा चुनाव की, यानी कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसकी इलेक्शंस के रिजल्ट थे, उनमें कौन कौन सी पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस और कितने नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने जीती थी। ओके, आपने अगर स्टडी किया होगा तो टोटल नंबर जो सीट्स थी वो मतलब पार्टीज को जो विनिंग सीट्स को मिला है टोटल, तो नीचे ग्रैंड टोटल में 543 सीट्स थी। ओके, तो इसका मतलब ये कि जब हमारे यहाँ जब लोकसभा चुनाव होते हैं, मतलब हमारे पार्लियामेंट को दो हिस्सों में बांट रखा है, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। द लोअर हाउस इज नोन एज द लोकसभा एंड द अपर हाउस इज नोन एज द राज्यसभा। ओके, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एज यू नो कि वहाँ पे 543 सीट्स है ना, ये इसके इन्हीं नंबर्स पर हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव कॉन्टेस्ट किए जाते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है वो लोकसभा चुनाव से डिसाइड होता है। जो इस भी पार्टी के नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा या फिर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं, मैक्सिमम होती, वही पार्टी नेशनल गवर्नमेंट में अपनी नेशनल गवर्नमेंट में उसी पार्टी की सरकार बनती है। अब उसमें से आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज 545, out of which 543 members are elected while 2 members belonging to the Anglo-Indian community are nominated. टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में 545, बट लेकिन उसमें से 543 पर ही इलेक्शन कंटेस्ट किए जाते हैं, मतलब 543 सीट्स पर ही इलेक्शन कंटेस्ट किए जाते हैं। 2 मेंबर्स की जो सीट होती है वो रिजर्व रहती है फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब किसी भी पर्सन के जिसके मम्मी या फादर यूरोप से बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए, उसके किसी भी कम्युनिटी या किसी भी पर्सन के मदर या फादर उसके यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, पर लेकिन वो अब यहाँ पर सेटल हो गए हैं, ऐसी कम्युनिटी को हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, तो अब इसमें से किसी भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो उसके कुछ मेजर्स होते हैं कि 543 सीट्स में से 272 सीट्स कम से कम होनी चाहिए, जब भी जाके आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो। अगर आपके पास 272 सीट्स नहीं होती हैं तो आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते हैं 543 सीट्स में से। तो ये नियम है ओके, कि अगर किसी भी पार्टी को अगर अपनी सरकार बनानी तो उसको एटलीस्ट उसकी जो 543 का हाफ नंबर ऑफ हाफ सीट्स उसके उस पार्टी के बिलोंग करनी चाहिए, विच इज अप्रोक्सीमेट जो कि आंकड़ा आता है 272 का। 272 या उससे ज़्यादा जिसके पास वोट हो तो मेजोरिटी कहलाता है लोकसभा में, और वही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। अब मैंने स्टडी करने के लिए आपको इसलिए दिया था कि 2009 और 2014 में, तो उसमें एक बात आपने ध्यान दी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय सबसे ज़्यादा वोटिंग पार्टी थी, मतलब सबसे ज़्यादा 2009 में उसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली 206, पर लेकिन वो 206 सीट उसको मिली थी, पर लेकिन वो 272 तक नहीं पहुंच पाई थी, मतलब उसको अभी भी नंबर ऑफ सीट्स उसके पास कम थी जिससे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। उस कंडीशन में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, कोई सिंगल पार्टी नहीं, ये फिर दूसरे पार्टी से अलायंस कर लेते हैं। ओके, फिर दूसरी पार्टी से अलायंस कर लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप और हम मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसको इंग्लिश में कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं और हिंदी में गठबंधन सरकार। ओके, तो जैसे इसमें बोला कि इट इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू हैव अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। इन सच केस डिफरेंट पॉलिटिकल parties which has common concerns come together to form government. This type of government is known as coalition government। जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी ऑफ वोट्स उसको नहीं मिलते हैं, मेजोरिटी ऑफ सीट्स उसको नहीं मिलती है, तो फिर वो ऐसे पार्टीज ढूंढती है जिनसे वो उनसे हेल्प ले सके, जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ऑल द अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन द लोकसभा फॉर्म द ऑपोजिशन, है ना। इसके बाद मेजोरिटी जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म, इसके बाद में जितनी भी पार्टीज हैं वो लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के नाम से कहलाती है।
अब इसमें इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है, मतलब हारने के बाद जिस भी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं या सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, लाइक 2009 की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वही है, क्योंकि उसको 116 वोट है। हालांकि उसने गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करी थी, क्योंकि तो 116 तो वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में, तो वो अपोजिशन पार्टी कहलाई। या फिर जिस भी पार्टी का एटलीस्ट 10% ऑफ द वोट हो, मतलब 543 का 10% ऑफ द वोट, या अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 55 सीट्स जिस भी पार्टी एक्वायर करती है वो फिर संसद में हेड ऑफ द अपोजिशन पार्टी बन जाती है ना, उसको हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। The selection of the executive is one of the most important functions of the Lok Sabha. A group of people who work together for the effective implementation of the laws made by the parliament is known as executive. Executive कौन होते हैं? हमारे लीडर्स है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको कि हम एक्ट करते हैं। ये ऐसे पीपल्स होते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, न्यू रिफॉर्म्स लाने में हेल्प करते हैं। ओके, उसको प्रॉपर तरीके से जो पार्लियामेंट में जो ये लोग लॉ पास करवाते हैं उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। अब इन सारे एग्जीक्यूटिव्स को, मतलब कि इन सारे एमपीज को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर, है ना, जो कि उस गवर्नमेंट का हेड होता है। ओके, इन सारे एग्जीक्यूटिव को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जिस भी पार्टी जीतती है उसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बढ़ता है, तो ऑब्वियसली बात है वो लीडर रहता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स मिनिस्टर फ्रॉम अमॉन्ग द एमपीज ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस मेड। अब आपने देखा कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले ही सबको सारी भागदौड़ नहीं होता, वो अपने वेरियस डिपार्टमेंट में बांट देता है। लाइक एजुकेशन का मिनिस्टर अलग होता है, फाइनेंस का मिनिस्टर अलग होता है, विदेश मंत्री अलग होता है, मीन्स फॉरेन मिनिस्टर अलग होता है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है, होम मिनिस्टर अलग होता है। तो ये अपनी ही पार्टी में से डिफरेंट जो एमपीज होते हैं उनको डिफरेंट मिनिस्टर्स दे के अपना जो वर्कलोड है उनको इस पर ये बांट देता है। जिस भी डिपार्टमेंट का देता है, लाइक जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया। ओके, आपको पेज नंबर 120 में एक फैक्ट है जिसमें ये दे रखा है कि जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो डिज़ाइन की गई है सर एडविन ल्यूटन एंड सर हर्बर्ट बेकर। ओके, जो कि पूरी जो जितनी भी जो प्लानिंग की गई है दिल्ली की, ओके, इनमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इन दोनों ने। इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है सर एडविन ल्यूटन। इसलिए आप जब फर्दर स्टडीज़ या कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में जाएंगे तो हमेशा उसमें लिख रहा है कि दिल्ली किसकी है? ल्यूटन की दिल्ली। उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरा आर्किटेक्ट ने पूरा डिज़ाइन जो दिया है उस सर एडविन ल्यूटन ने ही डिज़ाइन की है दिल्ली को। ओके, इसके साथ साथ कन्नॉट पैलेस है, ये उधर जो पूरा एरिया है ये सब सर एडविन ल्यूटन ने ही डिज़ाइन किया है। यही इसमें फैक्ट दे रखा है डीडी में पेज नंबर 120 में। ओके, फिर अब आते हैं हम अपर हाउस में। ओके, द राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया इन द पार्लियामेंट। ओके, अब राज्यसभा में, अब लोकसभा में क्या होता है? जो एमपी सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं वो हेड चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब राज्यसभा का जो होते हैं, जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट स्टेट से, वो पार्लियामेंट में वो होती है राज्यसभा। ओके, अब राज्यसभा का इंपॉर्टेंस क्या है कि लोकसभा में हाँ लाइक गवर्नमेंट है, लाइक प्राइम मिनिस्टर का नया लॉ निकाला, उसको इनिशियली बिल कहा जाता है ना, वो उसने वहाँ से पास करवा दिया। अब वो जाता है राज्यसभा में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। कोई भी नियम या कोई भी लॉ या कोई भी बिल राज्यसभा से जब तक पास नहीं होगा तब तक वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके, ए बिल नीड्स टू बी पास बाय द राज्यसभा फॉर इट टू बिकम ए लॉ। एक बिल लॉ तभी बनता है, कानून तभी बन पाता है जब तक वो राज्यसभा से पास ना हो। Therefore, it plays an important role in reviewing and amending the legislation initiated by the लोकसभा। लोकसभा से कोई भी बिल निकलता है तो वहाँ पर उस पर चर्चा होती है कि उसमें क्या खामी है, क्या खामी नहीं है, या फिर उस पर वापस चेक लगाइए, या कोई चीज़ ख़राब लगती है, या डिफरेंट स्टेट्स वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं इससे नुकसान होगा, तो वहाँ पर वो रिव्यू पे जाता है, उसमें कुछ चेंजेस करने होते तो वो करते हैं। The Rajya Sabha can also initiate a legislation. Its members are not elected through direct election. राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता, उसमें जनता इलेक्ट नहीं करती। जो पार्टीज होती हैं आपस में अपने जो भी लीडर्स होते हैं उनके नॉमिनेट करती हैं लोग विद इन द पार्टी, मतलब जो भी रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी जो लोकसभा में है वही उसमें वोट डालते हैं और वही अपने नॉमिनीज इलेक्ट करते हैं। विद इन जो लीडर्स हैं वही इलेक्ट करते हैं। ओके, इनके लिए कोई इलेक्शंस नहीं होता, इसमें कोई जनता रोल प्ले नहीं करती है।
जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स रहते हैं, जो भी हमारे जो स्टेट के मेंबर्स होते हैं, वही इलेक्ट करते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से ये होगा, इस क्षेत्र से ये होगा। अब अगर राज्यसभा की हम स्ट्रेंथ देखें तो उसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 233 MPs इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के लिए, जिसमें से 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, बाकी सारे ये विद इन द पार्टीज के लीडर ही इलेक्ट करते हैं। ओके, अब आता है कंट्रोल द गवर्नमेंट, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कंट्रोल द गवर्नमेंट। एन इम्पॉर्टेंट वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट इज बाय रेजिंग pertinent questions. While in session, the parliament begins with a question hour in MPs can open about information about the functioning of government. The concerned minister is obliged to answer to the parliament either orally or in writing depending on the type of the question raised. इसके साथ साथ एक और चीज़ ये होती है, पार्लियामेंट में सिर्फ लॉज या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए काम नहीं आती, एक और काम होती है कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर्स होते हैं। आपने कभी टेलीविजन पर उसका टेलीकास्ट भी होता है, लाइव राज्यसभा लोकसभा नाम का चैनल है, उसमें दिखाते भी हैं। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस आर रखे जाते हैं, जिसमें कि डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो क्वेश्चंस करते हैं गवर्नमेंट से कि आपने इसके लिए क्या करा, आपके यहाँ ये वाली प्रॉब्लम आई थी तो आपने इसके लिए क्या करा, इतना पैसा आपको मिला तो आपने इसको कहाँ कैसे क्या करा, गवर्नमेंट अब कितना कहाँ तक काम कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं डिफरेंट लीडर्स, और जो गवर्नमेंट जो जिससे भी क्वेश्चन किया जाता है, सपोज कीजिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई क्वेश्चन किया गया, तो हेल्थ मिनिस्ट्री को वो क्वेश्चन या तो ऑरली उसका आंसर देना पड़ेगा या फिर उसको रिटन में विद फैक्ट्स और डाटा के साथ उसको आंसर देना पड़ेगा। रीजनिंग क्वेश्चन ensures that the government works on its shortcoming and it makes it aware of the public opinion through the people representative in the parliament. अब से फ़ायदा क्या था क्वेश्चन आवर से, सपोज कि मतलब क्वेश्चंस जब होते हैं तो पीपल्स अवेयर होते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट किस सेक्टर में कैसे काम कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो फ़ायदा ले सकते हैं। लाइक अगर आप देखोगे राज्यसभा में वहाँ पे क्वेश्चनिंग चलेगी तो आपको पता चलेगा अच्छा गवर्नमेंट ये सब काम कर रही है या गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं। जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आंसर देना पड़ेगा कि देखिए सपोज कीजिए आपको बनाए आपको किसी ने हेड बना दिया और आप क्वेश्चन करोगे कि देखिए आपने इसके लिए ये वाला काम करा है तो आपने इसमें कितना क्या एडवांसमेंट किया है, आपको जो काम सौंपा गया था तो आपने क्या एडवांसमेंट किया, आपने इसमें कौन से सारे एक्शंस लिए गए। अगर सामने वाले ने कोई एक्शन लिया होगा तो बोलेगा कि हाँ मैंने ये काम करा, सामने वाले अगर उसने एक्शन नहीं लिया होगा तो ऑब्वियसली बात है वो काम नहीं करा। तो इससे पता चल जाएगा कि जो लीडर्स हैं जो लेजिस्लेटिव वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा हाथ रहता है वो अपोजिशन पार्टीज क्वेश्चन करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विपक्ष है, वो अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को चेक लगाती रहती है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं, आप जो आपने जो लॉ बनाया उससे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कितनों को नुकसान हो रहा है, क्या डाटा है कि नहीं आपके पास, ये कितने लोग इफेक्ट होंगे इससे, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। डेमोक्रेसी तभी सही तरीके से चल सकती है। इसमें अपोजिशन पार्टी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी पीपल्स को अवॉइड करती है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई उसमें क्या नुकसान हो सकता है ना। अभी जैसे लाइक अभी मॉडर्न में चल रहा है कि वो कोई भी बिल बनता है तो उसमें वो लोग उसे खामियाँ निकालते हैं, तो उसमें पीपल भी अवेयर होते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये जो लॉ बना है इससे ये खामी हो जाए। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा ठीक है, अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं सही बात है, जो अपोजिशन पार्टी ने जो खामियाँ निकाली वो सही में शायद खामी निकल सकती है, तो उसके लिए वो उसको उसमें रिफॉर्म लाएंगे उस बिल में। और अगर खामी नहीं लगती तो वो अपोजिशन पार्टी को समझाएंगे, तो उससे पीपल्स जो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो उन्होंने सॉल्यूशन बताया इससे हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है। सो कहीं ना कहीं ये जो भी गवर्नमेंट बिल बनाती लॉज बनाती हैं उसमें जब फ्लॉज निकलते हैं, कहीं ना कहीं जो पीपल जो डायरेक्ट अपने लीडर से नहीं बोल सकते, अपोजिशन पार्टी वो सारे क्वेश्चंस वहाँ करके कहीं ना कहीं हम पीपल्स को रिप्रेजेंटेटिव करती है। तो कोई भी लॉ जो डिसीजन होता है वाले फाइनेंशियली हो या कोई कानून बनाना होता है, जब तक पार्लियामेंट में उसका सपोर्ट नहीं किया जाता, जब तक उस पर वोटिंग होती है, जब तक उसको सपोर्ट करके पास नहीं किया जाता तब तक वो लॉ या बिल पास नहीं होता। फिर आता है जो थर्ड टॉपिक पार्लियामेंट कैसे यूजफुल है, वो आता है लेजिस्लेशन। लॉ मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। लॉ में जो इतने भी लॉ बनते हैं वो सब पार्लियामेंट में ही बनते हैं। Okay, law making is initiated in the form of a bill which becomes a law after the approval of the both houses of the parliament and the president. एक बिल लॉ तभी बनता है, बिल कहाँ बनता है, लोकसभा में, वहाँ से पास होके फिर कहाँ जाता है, राज्यसभा में, राज्यसभा में पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट में। तो एक बिल
उससे लॉ बनने की पूरी प्रोसेस पार्लियामेंट के थ्रू होती है। लास्ट में वो जो लॉ है वो कहाँ जाता है, बिल कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। वो जब उसको पास करता है तभी जाके वो बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। वंस ए बिल हैज़ बीन इनेक्टेड इनटू लॉ इट इज़ कॉल्ड एन एक्ट और ए स्टैट्यूट। अगर कोई बिल बन जाता है या तो उसको हम लॉ कहना चाहते हैं या फिर एक्ट के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिल इन 2005। जिससे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 7th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें कि फ्री में बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल रही थी, उनको रिजर्वेशंस मिल रहे थे। पढ़ा था कि नहीं? तो वो जब इनिशियल इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, इन द फॉर्म ऑफ बिल हुआ था। अब द इंटेंशन वॉज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट। तो इनिशियल 2005 में इसको एज अ बिल इंट्रोड्यूस किया, पर लेकिन इसको जब पार्लियामेंट में इस बिल को लेके गए तो वहाँ पर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास किया गया और फिर ये एक्ट बन गया, ओके, या फिर एक लॉ बन गया। The makers of our constitution realized that the representative democracy cannot produce an egalitarian society unless the marginalized and underprivileged section of the society are adequately represented in decision making process. Therefore, some seats are reserved in the parliament for the people belonging to SC and ST, so that there is adequate representation of this historical marginalized group. अब marginalized group मतलब SC और ST, ये बेसिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के पीपल होते हैं जो कि जंगलों में या आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो रहा था तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जब तक कि डेमोक्रेसी जब तक नहीं बनी जब तक कि उस क्षेत्र से पीपल रिप्रेजेंट ना करें, वरना ये लोग हमेशा के लिए वहीं पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। इसीलिए पार्लियामेंट में हमारे कुछ सीट्स SC और STs के लिए रिजर्व की जाती कि मतलब उन्हीं कम्युनिटीज़ के पीपल ही उस सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। SCs एंड STs बैकवर्ड क्लासेस के पीपल होते हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं या फिर आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, ओके, जंगलों से जो ट्राइबल्स होती हैं वहाँ से आते हैं। The MPs elected from these constituencies are familiar with the problem and issues of the marginalized community and hence can represent their interest in the parliament. अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब उन्हीं के बीच में से कोई पीपल आके जब चुनाव लड़ता है तो उसको पता रहेगा कि हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी SC STs में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको वो किस और उसी तरीके से वो अपने आइडियाज़ और अपने पॉलिसीज़ वो पार्लियामेंट में उठा पाएगा, उनकी आवाज़ उठा पाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट इनकी तरफ भी ध्यान दे पाई। द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, और डे बाय डे ओवर द ईयर्स SC ST कम्युनिटीज़ के पीपल चुनाव लड़ते हैं और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना स्टार्ट हो गया। अलॉन्ग सिमिलर लाइन्स देयर इज नाउ अ डिमांड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन सिंस देयर इज वेरी फ्यू वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। अब साथ ही साथ एक और डिमांड स्टार्ट हो गई कि अब वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की भी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, बिकॉज पार्लियामेंट में या फिर चुनाव लड़ने में वुमेन्स की कमी है। This issue is still being debated. 60 years ago, the percentage of women in the parliament was only 4%. रीज़न ये है कि पिछले 60 सालों से जो परसेंटेज ऑफ वुमेन एज इन द पार्लियामेंट कितना 4% ऐसी वुमेन है जो भी रिप्रेजेंट करती है, ओके। टुडे इट स्टैंड जस्ट 11%। आज भी जो वुमेन पार्टिसिपेशन है इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव में सिर्फ 11% है, जो कि काफ़ी कम है। इसीलिए डिबेट होता है कि वुमेन्स की सीट रिजर्व होनी चाहिए, मतलब कि उस सीट पे केवल वुमेन्स ही चुनाव लड़ सकती है। Even though India is a democracy whose power lies in the people irrespective of their gender and social region, cultural backgrounds, inequalities to exist, however, the democratic setup gives us the liberty to raise critical and unresolved questions and demand answer for this. This is a signs of healthy functioning of democracy. और कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री में जिस तरीके से जो फंक्शंस है कि हाँ कोई भी कानून बनाना है या फिर लाइक SC ST के लिए सीट रिजर्व है कानून बनाना है, तो पार्लियामेंट इस पर पूरा फोकस करता है, क्वेश्चनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि एक हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई तानाशाह नहीं है कि जो कि अपने हिसाब से फैसला लेता है। पार्लियामेंट में उस लॉ या बिल को पास कराना पड़ता है, उसमें वेरियस जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, के एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो जब तक हामी नहीं भरते तब तक वो बिल पास नहीं होता। ओके, सो दिस ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल स्टैंडर्ड सेट करता है कि हमारी कंट्री में
अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी फंक्शन हो रही है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।